हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम थर्ड ईयर में हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में कल मैंने जो है आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपके ओपन बुक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है जिसकी कहीं ज्यादा है। आज जो है मैं आपको और 5 क्वेश्चन जो है ऐसे बताने वाला हूं जिसकी एग्जाम में पॉसिबिलिटी जो है कहीं ज्यादा है आने की, और वो भी विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या आंसर आपको लिखकर आने हैं। मे बी आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है, उन 5 क्वेश्चन को आप घोल कर पी गए हो। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है 5 और क्वेश्चन बताने वाला हूं। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनका जुलाई में ओपन बुक एग्जाम है। आने वाले किसी भी साल में 2021, 2022, 2023 किसी भी साल में आप एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपको जो है हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बन रहा है वो कह रहा है जी, भारत में गरीब कौन है। एक एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है। कह रहा है भारत में गरीब कौन है, गरीबी रेखा की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ भारत में निर्धन कौन है और निर्धनता रेखा की व्याख्या कीजिए, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, निर्धनता रेखा कह लो, गरीबी रेखा कह लो, निर्धन कह लो या गरीब कह लो, एक ही बात है। सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता से या गरीबी से आप क्या समझते हैं। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के कारणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी सेम नहीं है, कहीं मैंने यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी इसलिए लिखा है, किसी के भी कारण आ सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। सरकार जो है निर्धनता को दूर करने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाती है, ये क्वेश्चन आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है कि निर्धनता और बेरोजगारी इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के स्वरूप और विस्तार का विवेचन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की बेरोजगारी मिलती है और शहरी क्षेत्रों में जो है किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है, उसको बताना है और उसका विस्तार भी करना है। साथ के साथ गरीबी और बेरोजगारी की प्रकृति का विवेचन कीजिए, इसकी किस तरीके की प्रकृति होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है। इसमें मैंने यहाँ जितनी भी चीजें लिखी हैं, गरीब कौन है, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष किसको कहते हैं, कारण क्या है, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, ग्रामीण और शहरी में कौन कौन सी पाई जाती है, इसमें से कंपलसरी है आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आंसर आपको कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक डाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पहले कौन सा देखना है, फिर कौन सा देखना है, फिर कौन सा देखना है, सारे के सारे आंसर, गरीब कौन है, निर्धनता रेखा किसको कहते हैं, सापेक्ष निरपेक्ष, सारे मैंने जो है पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे डाल दिए हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप पूरा का पूरा आंसर जैसे लिखा है पूरा का पूरा चेप कर आ सकते हैं। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए। मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, मानव एवं भौतिक पूंजी में जो है क्या अंतर होता है उसको स्पष्ट कीजिए। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत लिखिए, तत्व लिखिए या इसके कारक लिखिए, जो भी है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, स्रोत तत्व कारक, और इसका देश के आर्थिक विकास में जो है क्या महत्व है। गाइस, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, ये भौतिक पूंजी से कैसे अलग होता है, इसके क्या क्या स्रोत हैं और इसका आर्थिक विकास में जो है क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। आंसर नंबर 2 कौन सा पहले देखना है, फिर कौन सा पार्ट देखना है, फिर कौन सा पार्ट देखना है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो में पहुंच जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत में 1991 से किए गए आर्थिक सुधारों का विवेचन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव बताइए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, अच्छे बुरे, सारे के सारे प्रभाव हमें जो है बताने हैं। मैंने आपको कल बताया था एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था 1956 की औद्योगिक नीति बताई थी। मे बी आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है डिस्कशन करूंगा। अभी मैंने उसको 9 जैसे कि आपने 10 ईयर में भी देखा होगा 1991 की औद्योगिक नीति ही वो आपसे पूछ रहा है, बट मैंने अभी उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लोगे, मैंने आपको बताया 1991 में जो है मेजर चेंजेस आए थे, क्योंकि हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जो है अडॉप्ट कर लिया था 1991 में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। तो पहले आपको यही पढ़ना है कि 1991 में हमने आर्थिक सुधारों को क्यों अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण,
ये सब जो है हमने क्यों अडॉप्ट किया, हमारी क्या कंडीशन थी, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या होते हैं। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे, 1956 वाला पढ़ लिया तो आपको 1991 की जो औद्योगिक नीति है बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी। पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आंसर के लिए, डायरेक्ट वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। कह रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार का परिमाण, रचना और दिशा, इसका वर्णन कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे दिक्कत बात इसमें ये है इस क्वेश्चन की, जैसे कह रहा है विदेशी व्यापार क्या होता है, पहले तो ये बताइए। ठीक है, इसको तो छोड़ो, यहाँ पे ये कह रहा है, मैंने दो चीजें लिखे हैं, एक लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हम आजाद हुए थे, और एक लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब से हमने पंचवर्षीय योजना अप्लाई करी 1 अप्रैल 1951 से लेकर जितने भी पंचवर्षीय योजना अप्लाई हुई उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है परिमाण, वॉल्यूम, एक होता है रचना और एक होता है दिशा। 3 चीजें वो आपसे पूछता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। आपका जो मोस्टली आएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आएगा, भाई जब जब हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई, कितना हमने आयात करा, कितना हमने निर्यात करा। ये जो क्वेश्चन है ये डेटा के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा इसके अंदर लिखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर डेटा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स से कट हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आयात, निर्यात, व्यापार शेष, अनुकूल, प्रतिकूल, संतुलित, मैंने बहुत ही अच्छे से डीपली से आपको इसमें समझा रखा है, डेटा वगैरह सब कुछ लिख रखा है। पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम किन किन देशों के साथ आयात निर्यात करते थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किन किन देशों से हम आयात निर्यात करने लग गए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ऐसे भी आ जाता है कि 1961 के बाद हमने जो है हमारे विदेशी व्यापार में क्या क्या चेंज आया उसको बताइए। तो सारा का सारा पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, कब बढ़ रहा है, कौन सी से बढ़ रहा है, कब घट रहा था, सारी की सारी मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखा है। क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, टेबल का देख लेना, मैं बता दूंगा आपको, मैंने बता रखा है उसके अंदर। ठीक है, क्या करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है जी धारणीय विकास का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं और धारणीय विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, धारणीय विकास की रणनीति की व्याख्या कीजिए। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आना ही आना है। आंसर इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, पांचों के पांचों आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में पार्ट वाइज सबके लिंक है, क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आ रहा हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आ रहा हो, आप वहीं पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हो गए आपके प्रॉपर 10 क्वेश्चन। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुननी है। इसके बाद जो इसका पार्ट 3 आने वाला है जिसमें मैं आपको और 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। गाइज वो 5 क्वेश्चन भले ही आपने ये दोनों पार्ट देखे हैं या ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं या ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करे हैं, इसका जो पार्ट 3 आने वाला है आपको वो पार्ट 3 जरूर 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 देखना है, क्योंकि वो जो पार्ट 3 आने वाला है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स हैं, कंपलसरी हैं, एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। विद सॉल्यूशन बताऊंगा आपको वो 5 क्वेश्चन के कौन से हैं। तो पार्ट 3 आपको बहुत ही अच्छे से करना है। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन तो आएंगे बट वो 5 मैं कराने वाला हूँ उसको आपको बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जाना है। सबसे पहले आपको वही 5 करने, भले ही आप इन 10 में से अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, बट वो आपको तभी होंगे जब आपने ये 10 अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, जब आपको भाई बेस क्लियर होगा तभी। तो इसलिए मैंने वो जो है बाद में बनाऊंगा। ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कल हम जो है 5 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।